वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू हैंडल केस स्टडीज। तो जीएस पेपर 4 जिसमें इथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर बहुत बार केस स्टडीज दिए जाते हैं। आपको एक सिचुएशन दी जाती है जहाँ पे आपको, आप एक इंजीनियर होते हो, आप एक डॉक्टर होते हो, आप एक पुलिस ऑफिशियल होते हो, आप एक या आप ऐसे किसी पोजीशन में होते हैं, पोजीशन वेयर यू हैव टू टेक ए डिसीजन। आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो कई बार ये जो ऐसे क्वेश्चन जब आगे आते हैं जहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ता है, तो कई बार यहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसा हो, फ्लो कैसा हो, आंसर कैसा लिखे, ऊपर नीचे ना हो जाए, मार्क्स ना कम मिल जाए। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज बेसिकली टेलिंग यू, हेल्पिंग यू हाउ टू अप्रोच केस स्टडीज, बेसिकली हाउ टू राइट आंसर्स फॉर एनी क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन केस स्टडीज। ठीक है, तो डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल भी लेना चाहूंगा। आई विल ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप आंसर कैसे लिख सकते हो। ओके, सबसे पहले तो देखिए कि जो केस स्टडी आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, इट कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, साइंस, मेडिकल, स्पोर्ट्स, कॉर्पोरेट, एक किसी भी क्षेत्र से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगा क्योंकि आप सिविल सर्विस के या किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। जी नहीं, किसी भी फील्ड से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें देर आर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट which you the decision maker has are faced with, and most of the time you have to make a choice। आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको एक अल्टरनेटिव, एक चॉइस लेनी पड़ती है किसी भी, कि मैं इस सिचुएशन में ये करने वाला हूँ। ठीक है, तो कई बार पेपर में ही लिस्ट ऑफ पॉसिबल चॉइसेस दिए होते हैं, नहीं तो कई बार आपको खुद को चॉइस को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। खुद आपको एक, यू हैव टू फाइंड अ वे थ्रू आउट द प्रॉब्लम। कई बार क्वेश्चन में ही सोल्यूशन होता है कि भाई दो तीन उन्होंने बताया होता है कि चॉइसेस दिए होते हैं, उसमें से आपको इवेलुएट करना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए हैं चॉइसेस, तो आपको खुद को वो चॉइसेस फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे और उस हिसाब से उनको इवेलुएट करके आपका खुद का चॉइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक याद रखिए कि देयर इज नो वन स्ट्रक्चर ऑफ केस स्टडीज। ऐसा कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आइडियल आंसर नहीं है, कोई आइडियल फॉर्मेट नहीं है। हर एक केस स्टडी का आंसर अलग हो सकता है और वो सही भी है। सारे आंसर सही होते हैं क्योंकि हर एक का वो एक ओरिएंटेशन होता है। अब आपका ओरिएंटेशन अगर यूपीएससी के ओरिएंटेशन के साथ मैच हो गया, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो उसी उसी अप्रोच को हम कोशिश करेंगे कि आपकी ओरिएंटेशन और यूपीएससी की ओरिएंटेशन मैच हो जाए। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है? तो सबसे पहले तो कुछ कॉमन डायलेमास, कॉन्फ्लिक्ट्स, वैल्यूज, प्रेसिडेंट्स आप याद कर लो। देर आर सर्टन थिंग्स, जैसे अभी हमने एथिक्स के मॉड्यूल में मैंने सब पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया, अकाउंटेबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, प्रोबिटी, ऑनेस्टी। तो ये, देर आर सर्टन वैल्यूज, देर आर सर्टन कॉन्फ्लिक्ट्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो ये आप ध्यान में रख दीजिए कि कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या आपने क्या आंसर देना चाहिए। तो जब ये आपको हेल्प करेगा फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मैं क्या करूं। उसके बाद एक लॉजिकल फ्लो होना जरूरी है, चाहे वो इथिक्स के आंसर हो या किसी भी क्वेश्चन पेपर के आंसर हो, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3। ये आपके इवन ग्रेजुएशन के पेपर में भी लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, लेकिन वहां पे मार्क मिल जाएंगे, लेकिन यूपीएससी में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए लॉजिकल फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जो डायलेमा है, उसके हर ऑप्शन के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों आपको पता होने चाहिए। यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि ये, अगर ये चॉइस करूंगा तो इसके फायदे नुकसान क्या है, और अगर मैं दूसरा चॉइस लूंगा तो इसमें क्या फायदे और इसमें क्या नुकसान है। वो दोनों मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ बोथ द चॉइसेस और जितने भी अपने पास अल्टरनेटिव्स है, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो कैसा होता है जनरल स्ट्रक्चर, कैसा होता है आपके आंसर का केस स्टडी में? तो सबसे पहले तो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस पता होने चाहिए कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। उसके बाद कौन से स्टेक होल्डर्स के अंदर इन्वॉल्व है, आप खुद हैं, डिपार्टमेंट है, आपके सीनियर ऑफिशियल्स हैं, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया है। ये सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। तो वो जो केस स्टडी आपको दिए, तो आपको स्टेक होल्डर रिकॉग्नाइज करने सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्चुअल इथिकल डायलेमा क्या है, व्हाट डायलेमा आर यू फेसिंग, बिकॉज यू आर द डिसीजन मेकर इन द केस स्टडी। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द डिसीजन मेकर इन दैट पर्टिकुलर केस स्टडी। और व्हाट आर द पॉसिबल कोर्सेज, आप क्या क्या कर सकते हो, और हर एक एक्शन का मेरिट और डिमेरिट आपको पता होना चाहिए।
चूज द चोज ऑफ एक्शन वेयर मेरिट्स एज वेल एज एड्रेसिंग द डिमेरिट्स। कोई भी आप जब चूज करोगे तो उसके मेरिट्स डेमेरिट्स दोनों आपको पता होने जरूरी है, बताने जरूरी है, एंड फाइनली यू हैव टू कंक्लूड कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्यों चूज किया। ओके, कंक्लूजन में आपको वो मेंशन करना है। तो चलिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझा आपको समझ में आएगा। और न्यूली रिक्रूटेड इंजीनियर, दैट इज यू, आप, मैंने स्पेसिफिकली ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा यू करके, लेकिन आपको समझना है। A newly recruited engineer in the PWD, Public Works Department, notices corruption at managerial level। उसको आप नए नए रिक्रूट हुए हो, चलो आप अभी आप इंजीनियर आप हो, आप गए पीडब्ल्यूडी में और आपको हर जगह पे करप्शन दिख रहा है, अरे बाप रे यहाँ पे तो बहुत करप्शन है। ही नोटिसेस यूज ऑफ लोअर क्वालिटी मटेरियल देन सर्टिफाइड एज वेल एज अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन अनस्क्रपलियस मैनर। वो देखता है कि भाई जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो लो क्वालिटी है, कॉन्ट्रैक्ट में जो क्वालिटी के बारे में बात की उसके उस क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल वो क्वालिटी इस्तेमाल नहीं की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स का भी हैंडलिंग सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ही फाइंड्स आउट दैट इवन द टॉप मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस। टॉप मैनेजमेंट इज अवेयर एज वेल एज अ पार्टी टू द करप्ट प्रैक्टिसेस। उनको टॉप मैनेजमेंट को पता भी है और टॉप मैनेजमेंट भी पैसा खा रहा है। His repeated pleas to the relevant authorities on the malpractices do not elicit any interest। वो बार बार वो कोई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो सकता है या उनकी कोई सीनियर टीम हो सकती है जो करप्शन को टैकल करती है, उनको बार बार उन्होंने प्लीड किया उस इंजीनियर ने कि सर यहाँ पे करप्शन हो रहा है, सर यहाँ पे लो क्वालिटी इस्तेमाल की जा रही है, ये रास्ते टूट जाएंगे, ये ब्रिज टूट जाएगा, ये डैम फूट जाएगा, सर आप कुछ कीजिए। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन। उसको समझाया जा रहा है कि चुप बैठो, एंड ही इज एडवाइज्ड नॉट टू नॉट इंटरफियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड स्टे साइलेंट। चुप बैठो। उसको बताया जा रहा है भैया तुझे अभी तू नया है, तुझे नहीं पता इस क्षेत्र में क्या चलता है, तू नया है, चुपचाप अपना काम कर, स्टे क्वाइट एंड कीप आउट ऑफ इट। अरे भाई अब क्या करें, व्हाट शुड ही डू, मतलब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। अब यहाँ पे तो धर्म संकट आ गया। एक तरफ तो भाई अपनी अभी अभी जॉब लगी है पीडब्ल्यूडी में, और अभी दूसरे करप्शन दिख रहा है, एक तरफ मेरे मेरे वैल्यूज मेरे प्रिंसिपल्स और दूसरी तरफ मेरा करियर। अब करे तो क्या करे। तो चलो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, पहले फैक्ट्स है उसके बाद स्टेक होल्डर्स, तो वन बाय वन वो हम स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्ट्स क्या है। देयर इज करप्शन इन पीडब्ल्यूडी एंड लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी गलत तरीके से दिए जा रहे हैं, ये फर्स्ट थिंग है, करप्शन है। टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है भाई, तो टॉप मैनेजमेंट के पास जाके तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, और उसकी कंप्लेंट्स जो वो कर रहा है उसके लिए कोई भी सुन नहीं रहा है, उल्टा उसको बोला जा रहा है चुपचाप बैठो। ओके, नाउ दीज आर द फैक्ट्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप खुद हो, माई सेल्फ, वो इंजीनियर, मैं सबसे पहले मैं स्टेक होल्डर हूँ। उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट जो खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, एंड द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एज अ होल, ये भी एक स्टेक होल्डर है क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द थ्री स्टेक होल्डर्स इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। कभी भी चार हो सकते हैं, कभी दो हो सकते हैं, कभी 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि 10 नहीं, 10 बहुत ज्यादा हो गया, चार पांच भी हो सकते हैं। अभी इथिकल डायलेमा क्या है, वो जो इंजीनियर है मतलब आप, आपके लिए इथिकल डायलेमा क्या है। सबसे पहले तो शुड ही सैक्रिफाइस द पब्लिक इंटरेस्ट और ट्राई टू एंड द करप्ट प्रैक्टिसेस बाय डायरेक्ट पर्सनल कन्फ्रंटेशन। डायरेक्टली पब्लिक पर्सनल कन्फ्रंटेशन उसने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस रोकनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या जाने दो भाई, वी विल सैक्रिफाइस द पब्लिक इंटरेस्ट, मुझे भी थोड़ा उसमें का पैसा दो तो मैं चुप रहूंगा। क्योंकि ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं वो बोलते कि अच्छा मैं चुप बैठू क्या है, तो थोड़ा बहुत मुझे भी पैसा मिलना चाहिए। तो शुड पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद शुड ही ब्लो द विसल ऑन द प्रैक्टिशनर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस और कीप साइलेंट, क्या करें कि भाई एक विसल ब्लोअर बन जाए, मतलब ही हैज इन्फॉर्म्ड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और ही हैज कंप्लेंट इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो विसल ब्लोअर बन जाए, या ही शुड कीप क्वाइट। दोनों में से एक, ये एक डायलेमा है। तो इसमें डायलेमास क्या क्या है, अपहोल्डिंग प्रोफेशनल वैल्यूज और सकमिंग टू पर्सनल इंटरेस्ट टू मेंटेन हिज करियर, कि भाई आप इंटीग्रिटी ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहते हैं क्या आप अपना करियर, क्योंकि अगर कल आपने करप्शन केस कर दिए और आपको पता चल गया कि इसने केस फाइल की तो आप तो गए, आपके प्रमोशंस नहीं होंगे, सभी के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, इट कैन बैकफायर। ओबेइंग डायरेक्टिव्स ऑफ द सीनियर्स, क्योंकि सीनियर बोल रहे हैं चुप बैठो, और टू फॉलो हिज ओन पर्सनल वैल्यूज कि भाई ये तो गलत हो रहा है, सीनियर्स गलत बिहेव कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये डायलेमाज है।
अभी इंजीनियर के पास ऑप्शंस क्या क्या, व्हाट कैन ही डू? फर्स्ट, बीइंग अ पार्टी टू करप्शन। क्यों भाई मैं अपने आप को टेंशन दे रहा हूँ, क्यों मैं अपना दिमाग का दही कर रहा हूँ? चलो भाई अपन करप्शन का एक पार्ट बन जाते हैं। ये उसके पास ऑप्शन, सी वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट ऑप्शंस, इसमें से एक ये ऑप्शन है, बीइंग अ पार्टी टू करप्शन। इसके फायदे क्या है? क्योंकि मैंने आपको बोला हर चॉइस का मेरिट डेमेरिट आपको पता होना चाहिए। इसका मेरिट क्या है? दिस विल ब्रिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड मे बी ऑफ हेल्प इन करियर प्रोग्रेशन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, नया नया रिक्रूट हुआ, सीख गया बहुत जल्दी, तो करियर में प्रोग्रेशन होगा, गुड रैपो बनेगा सीनियर मैनेजमेंट के साथ, अच्छे अच्छे प्लम पोस्टिंग्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन डीमेरिट क्या है? अगर आप पकड़े गए तो आपकी जॉब जाएगी, समाज में बदनामी होगी, और आप ही नहीं, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली सफर करेगी। क्योंकि एक बार समाज में पता चल गया कि ये करप्शन केस में पकड़ा गया और इसकी जॉब चली गई, तो आपकी अगर शादी हो गई है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि भी आपके घर वाले आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर तो इसकी जॉब जा चुकी, तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें बेनिफिट की श्योरिटी नहीं है। करप्शन में आप पकड़े गए तो गए, आपका करियर खत्म, आपको कोई जॉब भी नहीं देगा, आप ब्लैक लिस्टेड बन जाओगे, और आपको जेल भी हो सकती है। यू कैन ऑल्सो गो टू जेल, क्योंकि जब जो पकड़ा जाता है सब हाथ ऊपर कर लेते हैं, भाई हम इसको नहीं जानते, ये करप्शन है, हमने कब करप्शन किया? और अगर आप बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला कि सब करप्ट है, सब करप्ट है, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। जस्ट लाइक लांस आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रहा था, वो जो फ्रांस जीतो और उसने 7 बार जीता, तो पता चला कि वो स्टेरॉइड लेता है, वो सब पकड़ने के बाद वो बोल रहे हैं सब स्टेरॉइड लेते हैं, सब स्टेरॉइड लेते हैं, कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करना था। वो बात अलग है कि सब लेते होंगे, पता नहीं हमें, बट एट द फैक्ट इज, एक बार वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। जैसे तेलगी के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था, तेलगी बोल रहा था ये पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, उसने फेक नोट छापने की मशीन थी उसके पास, तो वो बहुत ऐसा फेक नोट्स वो सर्कुलेट कर रहा था, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस के उसने नाम लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तो इसमें डिमेरिट ज्यादा है कि अगर आप करप्शन करते हो, पकड़े गए, तो आपकी लाइफ खत्म। या यू कैन अप्रोच द एंटी करप्शन बॉडी, डिपार्टमेंट की जो भी एंटी करप्शन बॉडी है उसको आप अप्रोच कर सकते हो। इसके फायदे क्या है? देखिए, एड्रेसिंग करप्शन थ्रू द डिपार्टमेंटल चैनल शुड बी द फर्स्ट स्टेप। इट सर्व्स एज अ मैकेनिज्म टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तो भाई पहले ही अगर आप आपके डिपार्टमेंट के एंटी करप्शन बॉडी के पास जाके अप्रोच करोगे, तो ये बहुत अच्छा मेरिट है। ओके, आपने किया, लेकिन आपको उसके साथ सारा एविडेंस भी देना पड़ेगा। ठीक है, आप बस जाके बोल रहे हो करप्ट है, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट कि अगर आप जाके कंप्लेंट कर रहे हो कि कुछ गड़बड़ है, तो उसके लिए प्रूफ भी होना जरूरी है। नहीं तो आपको डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप कुछ ट्रैप लगाओ। जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो ट्रैप लगाता है, वो नोट्स के नंबर नोट डाउन करता है कि जो पैसा देने वाले उसके उसको एक स्पेसिफिक केमिकल लगाते हैं, जिस केमिकल से वो जब आप उसको टच करोगे और उसको उस नोट्स को पकड़ोगे, तो उसके बाद जब आप पाउडर करो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, कुछ ग्रीन या पिंक कलर का हो जाता है वो नोट, मतलब इसने पैसे लिए हैं। ओके, तो ये ऐसे ट्रैप भी लगाया जा सकता है कि अगर प्रूफ नहीं है लेकिन इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब डिमेरिट्स यही कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, कि अगर आपको अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, आप एलिगेशन डाल रहे हो, तो आपके पास सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और आपके सीनियर मैनेजमेंट को पता चल गया कि ये एंटी करप्शन बॉडी के पास जाके हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और ये पता चल गया, उसके पास प्रूफ नहीं था, तो फिर वो आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट है, आपका करियर प्रोग्रेशन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो लोग इतना पॉलिटिक्स करेंगे कि आइदर यू विल रिजाइन और यू विल बी ट्रांसफर्ड इन सच अ पोस्टिंग जहाँ पे आपकी हालत खराब हो जाएगी, या आपकी नौकरी जाएगी, आपको करप्शन केस में वो फंसा देंगे। ओके, सब मिलके इट कैन रियली बैकफायर अगर आप उसको सही तरीके से उसको प्रूव नहीं कर पाए तो। ठीक है, और टू लीक द डिटेल्स ऑफ करप्शन टू मीडिया, आप मीडिया को लीक कर दो। अब इसका मेरिट क्या है कि देखिए, सबसे पहले मीडिया वालों को आप बोल सकते हो कि मेरा नाम मत बताओ, डोंट टेल मी माय नेम, तो आपका नेम प्राइवेट रहेगा, सिक्योर रहेगा। आप मीडिया के पास चले जाओगे तो मीडिया प्रेशराइज कर सकती है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को प्रेशराइज कर सकती है, और थरोली ऑन ईच स्टेप वो देखेगी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा रही है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। करेक्ट, मीडिया बहुत पावरफुल है, वो प्रेशर करेगी, ये कुछ तो गड़बड़ है, करप्शन है, करप्शन है, और वो पकड़े गए तो उनको जबरदस्ती पनिश भी करवाएगी कि नहीं, इनको तो नौकरी से निकालवाओ। तो मीडिया का पावर होता है, लेकिन दिस कैन ऑल्सो बैकफायर। क्योंकि सबसे पहली बात, आपने ऑर्गेनाइजेशन के एंटी करप्शन बॉडी को अप्रोच करने से बेहतर आपको लगा मीडिया के पास आपने जाना चाहिए। और मीडिया वाले का क्या होता है ना,
मीडिया को चाहिए टीआरपी, मीडिया को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सेंसेशनलाइज कैसे करें, इसको कमर्शलाइज कैसे करें, या मीडिया वालों को भी पैसे देके चुप कराया गया। तो कई बार मीडिया वाले भी मैनिपुलेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, वो डाउन प्ले करेंगे, उनको अगर कोई कोई बड़ा ऑफिशियल या पॉलिटिशियन बोलेगा चुप बैठिए सब अपना संभाल के ले ले, या मीडिया वाले ही अगर उनके साथ मिले हुए हैं, तो फिर आपकी फिर से आपकी कोई आपका जो एनोनिमिटी वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो मीडिया वालों की अगेन इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, कि फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। ओके, तो इट्स बेटर दैट यू गो थ्रू द प्रोसीजर कि आप एंटी करप्शन बॉडी के पास जाओ रादर देन गोइंग टू मीडिया और यू नो ट्राई टू एक्सेप्ट द ब्राइब्स। तो प्रिफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन तो वही है कि यू शुड गो टू द एंटी करप्शन बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो प्रिफर्ड क्या है? टू एक्सपोज करप्ट प्रैक्टिसेस एंड लीड टू रीअफर्मेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डिपार्टमेंट। देखिए कि सबसे ये तो आपको ये तो लिखना, ये तो मुझे भी पता है आप यही करोगे कि आई विल प्रूव दैट वहां पे करप्शन हो रहा है। ये तो ऑब्वियसली ऐसा तो आंसर आप लिखने वाले हैं नहीं कि भाई मैं तो करप्ट पैसे लेके मेरा करियर प्रोग्रेशन करवाऊंगा, या आप मीडिया के पास जाऊंगा, क्योंकि दोनों के वक्त आप गलत काम कर रहे हो। एक तो करप्शन में पैसा खा रहे हो, नहीं तो यहाँ पे सेकंड टाइम आप जब मीडिया में जा रहे हो, यू आर ब्रीचिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, बाईपासिंग द प्रोसीजर। आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो। ऐसे ऑफिशियल या ऐसे मेंबर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए जो करप्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स ब्रेक करते हैं। आप डिपार्टमेंट के पास जाइए, वहां पे कंप्लेंट कीजिए और करप्ट प्रैक्टिसेस को उनका खुलासा कीजिए। अप्रोच द विजिलेंस डिपार्टमेंट एंड सबमिट अ रिटन कंप्लेंट अलोंग विद वॉट एवर प्रूफ आई हैव। जो भी मेरे पास प्रूफ है, जो भी मेरे पास, मैं कंप्लेंट रिटन कंप्लेंट दूंगा, बोलूंगा कि मेरा नाम आप एनोनिमस रखिए, और ये है मेरे पास सब कुछ, सारे मेरे प्रूफ फोटोग्राफ्स होंगे या कुछ व्हाट्सएप चैट्स होंगे या मेल्स होंगे, या आपने क्लियर कट कुछ एविडेंस है वो आप प्रूफ ये देखिए, यहाँ पे जितना मेरे पास प्रूफ है अभी आगे आप देख लीजिए। ठीक है, I will pursue the matter continuously with the Vigilance Department on to satisfaction. In the extreme case, I may also consider complaining to the State or Central Vigilance Commission and putting pressure through RTI. देखिए कभी कभी डिपार्टमेंट का जो एंटी करप्शन बॉडी वो खुद करप्ट हो सकता है, वो खुद सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ हो सकता है। यस, इट कैन हैपन। तो अगर डिपार्टमेंट का एंटी करप्शन बॉडी भी अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप स्टेट या सेंट्रल लेवल विजिलेंस कमीशन के पास भी जा सकते हो, आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। क्या हुआ, मैंने कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट का किसी ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया कि नहीं किया, कि वो रद्दी में चली गई मेरी कंप्लेंट, तो आरटीआई थ्रू भी मैंने प्रेशराइज कर सकता हूं मैं। Contribute to having a strong work ethic as well as maintaining a positive working environment which will definitely help in your career progression। देखिए करियर प्रोग्रेशन में आप अपना काम अच्छा करते रहेंगे तो हमेशा, क्योंकि जो इवैल्यूएशन के जो क्राइटेरिया है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, सब्जेक्टिविटी के बेस पे नहीं होते, या कि सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर नहीं होता है। ऑब्जेक्टिवली अगर आप अपना काम सही कर रहे हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस में दिखेगा। सो बोथ कंट्रीब्यूशन टू द डिपार्टमेंट एज वेल एज बिहेवियर एट वर्क प्लेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर प्रोग्रेशन। कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए काम करते हो और आपका बिहेवियर भी कितना अच्छा है, उसकी वजह से आपका करियर प्रोग्रेशन में डेफिनेटली हेल्प होगा। लेकिन ये पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी में तो यही कि बटरिंग बिटरिंग करनी पड़ती है सीनियर्स के साथ, ये तो फैक्ट है। लेकिन जी हाँ, ऐसे भी मैंने लोग देखे जो बटरिंग नहीं करते, अपना काम करते और अपने काम के वजह से वो डिपार्टमेंट में टिके हुए हैं। So conclusion, by following the above course of action, I would have upheld my duty towards the office as well as the personal values that I stand for। एक तो मैं मेरे ऑफिशियल इंटीग्रिटी भी मेंटेन करूंगा और मेरी जो पर्सनल इंटीग्रिटी है वो भी मैं मेंटेन करूंगा। It also reflects perseverance in the face of adversity as well as brings out the traits of courage, selflessness, and integrity, which are hallmarks of qualities in an individual, more so in a person entrusted with a पब्लिक ऑफिस। तो ये सारी आपकी क्वालिटीज बाहर आ रही है इसमें। ठीक है, तो आप ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लोगे जिससे ओवरऑल आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी, सोशल इंटीग्रिटी, आपके ऑफिशियल, आपके ऑफिस की तरफ आपकी ईमानदारी, प्रोबिटी, सभी के सभी चीजें प्रूव हो रही है। ओके, सो दिस इज द वे यू शुड राइट योर आंसर। एक स्ट्रक्चर्ड आंसर आप लिख सकते हो कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, उसके फायदे नुकसान क्या है, और फाइनली आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर रहे हो और वो उससे आपने क्यों किया, जिससे आपका क्या फायदा है, क्या आप कैसे, व्हाट advantages do you are holding with respect to that course of action। So that is the way you should write an answer or handle a case study in GS paper for ethics for UPSC। Thank you।